कैसे हो बेटा आप लोग? बढ़िया है सर। आज हम लोग बेटा बात करेंगे सेल डिवीजन की, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल की। सेल के सभी ऑर्गेनेल्स, सेल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो होता है बेटा, आपने सेल थ्योरी पढ़ी है। जब सेल थ्योरी पढ़ रहे थे, जब मॉडर्न सेल थ्योरी पढ़ी थी, वहाँ पर आपने देखा था कि एक साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्च्यू, उन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला ए सेलुला, जो सेल्स हैं वो पुरानी सेल से बनती, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेल्स डिवाइड करती रहती हैं, सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले से सेल्स हैं, अब ये सेल है बेटा, तो ये सेल डिवाइड होगी और दो न्यू सेल्स बनेंगी। ये मदर सेल होगी जो डिवाइड हो रही है, जो न्यू सेल्स बनेंगी वो डॉटर सेल्स होंगी, ये दोनों। अब बेटा इस तरह से सेल्स का नंबर बढ़ता है। तो जो नई सेल्स होती हैं वो कोई जो पहले से एग्जिस्टिंग सेल है उसके डिवीजन से बनती, और इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन जब होती है तो एक सेल डिवाइड होती है, दो बनती, फिर ये जो सेल नई बनी ये फिर डिवाइड होगी। तो लगातार दो डिवीजन के बीच में जो इवेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। हम डिटेल में देखेंगे अभी सेल डिवीजन और सेल साइकिल। सेल साइकिल में पूरा दो इंटरफेज और एम फेज में सब कुछ मिला करके पूरा एक साइक्लिक इवेंट होते हैं। अब ये सेल डिवाइड हुई, फिर अब ये बनी, अब इससे ये डिवाइड होगी तो एक और सेल बनेगी, तो इस सेल डिवाइड होगी, जो सेल बनेगी फिर डिवाइड होगी, तो इस तरह से सेल साइकिल बनेगी। अब बेटा एक सवाल है कि सेल डिवाइड होती क्यों है, सेल डिवीजन क्यों होता है? तो बेटा इसमें कई रीजन है। पहली बात तो ये है कि सेल अपना नंबर बढ़ाना चाहती। जब सेल नंबर बढ़ाएगी, नंबर इंक्रीज होगा तो बॉडी की ग्रोथ होगी। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मल्टी सेलुलर है तो सेल के नंबर बढ़ने के साथ क्या होगी? ग्रोथ होगी। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो जब इसमें डिवीजन होगा तो वो सेल, अब मान लो एक ये अमीबा है, सिंगल सेल है इसमें, जब इसमें सेल डिवीजन होगा तो कितने अमीबा बन जाएंगे? दो। तो ये बेटा एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि माइटोसिस या सेल डिवीजन इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन अपने आप में एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो क्या सेल डिवीजन का रिप्रोडक्शन में रोल है? पहला तो हो गया कि वो सेल नंबर बढ़ा रही है, तो ग्रोथ में इस सेल का रोल है, ग्रोथ करना चाहती है बॉडी की सेल, इसलिए सेल डिवीजन हो रहा है। दूसरा, रिप्रोडक्शन करना चाहती है बॉडी, तब सेल डिवीजन होगा। तीसरा बेटा, जब ये तो एसेक्सुअल हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बेटा जब गैमीटोजेनेसिस होता है तो गैमीटोजेनेसिस के समय जब गैमीट बनते हैं तो मियोसिस होता है। तो मियोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो यानी गैमीटोजेनेसिस के लिए भी सेल डिवीजन जरूरी है। तो सेल डिवीजन की ये पर्पज है, इन उद्देश्य ये सब लेकर के सेल डिवाइड करती और नई नई सेल बनाती रहती। एक चीज़ और है, सेल जब डिवाइड होती है तो सेल अपना कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स मेंटेन करना चाहती। क्या है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स? सेल मेंटेन करना चाहती। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है? ये मान लो बेटा सेल है, ठीक है। अब इस सेल का कोई वॉल्यूम है, सेल का कुछ वॉल्यूम है, मान लो इस सेल का वॉल्यूम है 100 ही मान लेते हैं राउंड फिगर में, इसका वॉल्यूम है सेल का। इसमें बेटा न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो है 10। कितना है बेटा? 10। तो जो पूरे सेल का वॉल्यूम है इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम V, और जो कि ये सेल का है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे C। तो VC कितना है? 100।
और ये है बेटा न्यूक्लियस का वॉल्यूम हम लिखेंगे Vn। तो Vn कितना है बेटा 10। तो बेटा जो इसमें साइटोप्लाज्म है, इसमें क्या है बेटा साइटोप्लाज्म है। अब ये साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कितना होगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम ये Vc और ये आप माइनस कर देंगे Vc माइनस Vn इज इक्वल टू जो बचा वो हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम, साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम। ठीक है, और ये इसमें अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है बेटा, तो ये होता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। साइटोप्लाज्म के मुकाबले में न्यूक्लियस कितना है। एक्चुअली क्या है कि आपको पता है कि ये न्यूक्लियस सेल का कंट्रोलर है, सेल में जितनी भी एक्टिविटी इनको कंट्रोल करता है, साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करता है। अब ये कितने साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करता है तो उसका एक इंडेक्स होता है, इसको मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। न्यूक्लियस की तुलना में साइटोप्लाज्म कितना है, तो बेटा पूरे सेल को हम बोलेंगे इसका वॉल्यूम Vc है, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम वो Vn है, और जब हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स देखते हैं तो हम ये निकालते हैं Vn अपॉन Vn। Vn का मतलब है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, Vn अपॉन Vc माइनस Vn। मतलब हम ये लिखना चाहते हैं कि साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम। तो आप डायरेक्ट हम साइटोप्लाज्म आप ये भी लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, या फिर ऐसे लिखो Vn अपॉन Vc माइनस Vn। तो ये आ जाएगा बेटा कितना 10 अपॉन 90। तो इसका जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1 अपॉन 9। क्लियर है बेटा। अब क्या है कि सेल ग्रो कर रही है, सेल बढ़ रही है साइज में बढ़ रही है, तो क्या होता है साइटोप्लाज्म इसका बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है। जब अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो ये वैल्यू जो है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की घटेगी। ठीक है, यानी न्यूक्लियस अब न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस में क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म अपॉन साइटोप्लाज्म, ये भी तो न्यूक्लियोप्लाज्म अपॉन साइटोप्लाज्म की जो वैल्यू है बेटा ये क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो सेल अभी तो इतने न्यूक्लियस को न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर रहा है, जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर दूसरी सेल हम बनाएं, ये दूसरी सेल है, ये दूसरी सेल में इसका Vc है 200। ठीक है, और न्यूक्लियस कितना है बेटा 10 ही है, न्यूक्लियस 10 ही है, साइटोप्लाज्म बढ़ा ना केवल। तो अब ये सेल बड़ी हो गई। अब बेटा क्या है, अब इसका अगर हम Vc माइनस Vn निकालें तो क्या आएगा बेटा 190 आएगा ना बेटा। ये न्यूक्लियस थोड़ा सा ग्रो भी होगा तो ये 20 होगा, तब भी ये 180 ही आएगा। ठीक है, तो ये मान लो अब आप अगर न्यूक्लियोप्लाज्म अपॉन साइटोप्लाज्म वैल्यू देख रहे हैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म कितना है बेटा 10 और ये साइटोप्लाज्म कितना है 190। तो ये हो गया 1/19, 1/19 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये देखो बेटा ये जो रेशियो है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का रेशियो ये कितना कम हो गया है, रेशियो बढ़ गया एक तरह से देखा जाए तो। ये जो रेशियो है अब सेल को कंट्रोल करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, और ये रेशियो इतना नहीं बढ़ना चाहिए, जितना बढ़ेगा उतना। तो इस वजह से क्या होता है बेटा, इसको मेंटेन करने के लिए कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए भी सेल डिवाइड करती है। ये इरेज करें। या अगर न्यूक्लियस भी आप बढ़ा है, अगर आप कह रहे हैं थोड़ा सा 10-20 भी हो गया है, तब भी ये कितना हो जाएगा 10/180 हो जाएगा, तो भी इसका रेशियो 1/18 ही रहेगा। तो इससे तो ज़्यादा ही है, जस्ट डबल अबाउट हो गया है ना, लगभग डबल तो हो ही गया। अब क्या करेंगे बेटा,
इस सेल को डिवाइड कर देंगे, इस सेल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये सेल है, अब ये सेल डिवाइड, अब ये सेल जो न्यूक्लियस है, अब ये छोटा सा न्यूक्लियस सेल ग्रो होने के बाद अब ये न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ये सेल क्या होगी, डिवाइड होगी। और जब ये सेल, तो क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और जब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो एक न्यूक्लियस है, अब ये दो न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, तो एक सेल में दो न्यूक्लियस नॉर्मली तो नहीं रख सकते, वैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, टेपिटम वगैरह आप सेल्स होती, उसमें आप आगे पढ़ोगे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती, लेकिन नॉर्मली आप देखोगे कि एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है। तो इसलिए अब इस सेल को क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देंगे और बन जाएंगे दो सेल। अब ये दो सेल आपस में अपने आप को ठीक तरह से कंट्रोल कर सकती, तो ये भी डिवीजन का एक रीजन है। पहला तो ये कि अपना नंबर सेल बढ़ाना चाहती है और सेल ग्रोथ कर रही है। दूसरा तो ये कि सेल रिप्रोडक्शन कर रही है, जैसे कि अमीबा में आपने देखा। तीसरा कि ये जब गैमीट फॉर्मेशन कर रहा तो मियोसिस करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर सेल डिवीजन होता है। ठीक है, चौथा ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म अपन साइटोप्लाज्म रेशियो को मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है, न्यूक्लियोप्लाज्म अपन साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करना है, उसके लिए सेल डिवाइड होती। ठीक है, क्लियर है बेटा। एक और सेल बेटा अपने जिस एनवायरनमेंट में है उस वहाँ पर ईसीएफ के साथ या बाहर जो भी है अदर सेल है तो उसके साथ कम्युनिकेट करती। ठीक है, तो एरिया और वॉल्यूम के साथ भी एक रिलेशन है, वॉल्यूम के साथ बढ़ने के साथ एरिया बढ़ता है, लेकिन जब एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती। ठीक है, तो इसलिए भी सेल डिवाइड होती है। सेल छोटी होगी, सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, सेल बड़ी होगी, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो कम्युनिकेशन, क्योंकि सेल को बहुत सी चीज़ें ईसीएफ से लेनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें ईसीएफ में निकालनी पड़ती हैं, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। और ये अदर सेल के साथ भी कम्युनिकेशन करती, तो ये कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए भी सेल अपना साइज को मेंटेन करती है, और साइज को मेंटेन करने के लिए सेल को डिवाइड होना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये होता है सेल डिवीज़न। अब हम बात करेंगे कि सेल डिवीज़न कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल पढ़ेंगे, उसके बाद सेल डिवीज़न पढ़ेंगे, सेल डिवीज़न के टाइप्स पढ़ेंगे और सेल डिवीज़न की प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तीन चीज़ें पढ़नी। तो अब हम आते हैं, सबसे पहला अपना टॉपिक शुरू करते हैं, सेल साइकिल। सेल साइकिल में बेटा दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिवीजन फेज जिसको हम बोलेंगे एम फेज, और दूसरा होता है, इधर बढ़ा के लेकिन यहाँ दिखाई पड़ रहा है बेटा, एम फेज, और दूसरा होता है इंटरफेज। एक सेल डिवाइड हुई, उसके बाद अगले डिवीजन की तैयारी जो होती है उसको हम इंटरफेज बोलते हैं। तो ये है सेल साइकिल। अब ये सेल साइकिल है बेटा, इसको हमने डिवाइड कर रखा है कुछ फेजेस में। इसकी जो फेजेस होती हैं ये है इसकी एम फेज, ये है इसकी G1 फेज, ये है इसकी S फेज, और ये है इसकी G2 फेज। एम फेज वो फेज है जहाँ पर क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगा। अब माइटोसिस या मियोसिस जो भी होगा, सेल डिवीजन होगा, ये डिवीजन की फेज है। G1, S, G2 और M। M में सबसे पहले क्या मिलेगा बेटा, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज फेज, फिर टीलोफेज।
टेलोफेज, है ना। उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। ठीक, तो ये बेटा पूरा एम फेज है। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक जो होगा वो क्या है बेटा, एम फेज है। पूरी क्या है, एम फेज है। और यहाँ से ले करके यहाँ तक क्या है, इंटरफेज। क्या है बेटा, इंटरफेज। ये इंटरफेज में सेल की पूरी तैयारी होती है सेल डिवीज़न के लिए। ठीक है बेटा। तो ये अब ये साइटोकाइनेसिस है और ये पूरा है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे, यहाँ इसको हम यहाँ से इसको कह दें इतना, तो इसको ये पूरा ये हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस और ये हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। तो लेकिन ये पूरा क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक एम फेज है, ये डिवीजन फेज है। अब ये जो जीवन फेज है, जीवन का मतलब होता है, जीवन स्टैंड फॉर गैप वन। ये जीवन है गैप। और ये एस फेज है, एस माने सिंथेसिस। और ये G2 का मतलब है गैप 2। अब देखो बेटा, यहाँ पर ग्रोथ मत कहना। G1 और G2 में ग्रोथ होती है सेल की, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होती है, क्योंकि ग्रोथ होगी उसके बाद ही डिवीजन होगा। लेकिन ये ग्रोथ फेज नहीं है। G1 स्टैंड फॉर गैप एंड G2 आल्सो स्टैंड फॉर गैप। ये गैप 1 है, ये गैप 2 है। ये माइटोसिस के बाद का जो गैप होता है वो है गैप 1, और DNA रेप्लिकेशन के बाद और माइटोसिस के पहले का जो गैप है उसको बोलेंगे गैप 2। ठीक है, यानी गैप यहाँ किसके बीच में देखा जा रहा है, डिवीजन और DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन का मतलब है DNA का अमाउंट डबल हुआ, DNA का अमाउंट डबल हो गया, अब दोनों को डिवाइड करना है। तो अब भी बेटा ये एक सिंथेटिक फेज है, DNA का रेप्लिकेशन, और दूसरा क्या है, डिवीजन। और दोनों के बीच में दो गैप है, एक इसके पहले है और एक इसके बाद है। ठीक है, तो गैप 1 है डिवीजन के बाद और रेप्लिकेशन के पहले, और G2 है डिवीजन के पहले और सिंथेसिस के बाद। तो सेल डिवीजन मेनली, अब हम ऑलमोस्ट हमारे ह्यूमन सेल में 24 आवर्स की सेल साइकिल होती है, जिसमें से 23 आवर्स केवल क्या होता है बेटा, इंटरफेज चलती है। क्या चलती है, इंटरफेज। और जिसमें से 1 to 2 आवर्स, यहाँ पे 22 से 23 भी लिख सकते हैं, उसे 23 ही लिखो, और ये 1 to 2 आवर्स ये चलती है बेटा सेल डिवीजन, यानी कि एम फेज चलती। ठीक है, तो इंटरफेज ज़्यादा होता है, एम फेज कम ही होता है, क्योंकि तैयारी में बेटा टाइम लगता है। रेप्लिकेशन होना होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है, नए सेल ऑर्गेनेल बनने होते हैं, ये सब होता है। इसलिए बेटा इस तैयारी में क्या लगता है, टाइम लगता है, यूं ही नहीं हो जाता। जैसे शादी तुम लोग देखा होगा, शादी होती तो रात में 1-2 घंटे में शादी हो जाती है ना। तैयारी महीने से चलती रहती है, 1 महीने पूरा तैयारी दौड़ भाग लगी रहती, सामान जुटाना, ये लाना वो लाना, और फिर शादी होने में कितना टाइम लगता है, एक रात में शादी, एक रात में भी 1-2 घंटे में शादी हो जाती है ना। तो वही सेल साइकिल मेन उद्देश्य तो है डिवाइड करना, तो डिवीजन तो 1-2 घंटे में होगा, बाकी पूरा 22-23 घंटे तक तैयारी चलती रहेगी। ठीक है बेटा, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या है, जीवन फेज। जीवन फेज है ना, जीवन का मतलब है गैप फेज। ये बेटा जो है यहाँ पर सेल की क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, सेल ग्रोथ करेगी। सेल क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, सेल नए ऑर्गेनेल बनेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। यहाँ पर क्या होगा, एस फेज में, अभी हम डिटेल में आगे बात करेंगे इसकी, जब माइटोसिस पढ़ेंगे या मियोसिस पढ़ेंगे। तो चूँकि जब पूरा प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ जाएगा,
उसके बाद यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा। और एक चीज़ और ध्यान दो कि ये जो बेटा ग्रोथ होती है सेल के सभी पार्ट में, सेल साइकिल के जो इंटरफेज है सभी पार्ट में होती है। यहाँ भी ग्रोथ हो रही है, यहाँ भी ग्रोथ हो रही है, यहाँ भी ग्रोथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर G1 में और G2 में ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ यहाँ भी है, ग्रोथ कंटिन्यूअस है। इसीलिए इस G1 को ग्रोथ फेज ना कहकर गैप फेज कहा गया, क्योंकि ग्रोथ केवल यही नहीं है, ग्रोथ पूरे सेल साइकिल में हो रही, लगातार ग्रोथ हो रही। ठीक है, अब क्या होगा कि मैक्सिमम ग्रोथ जो है बेटा सेल की 80% ग्रोथ G1 में हो जाती है। उसके बाद सेल साइकिल एस फेज आता है, सिंथेसिस फेज। तो एस फेज में भी क्या होता है बेटा, यहाँ भी ग्रोथ होती रहती है। तो मेन काम तो है यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन। मेन काम क्या है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ सेल ग्रोथ भी करती है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ बंद हो गया और तब जाके रेप्लिकेशन शुरू हुआ, ग्रोथ अभी भी हो रहा है। और फिर यहाँ जाके क्या होता है, यहाँ फिर ग्रोथ होता है। ठीक है, क्लियर है ना बेटा। तो ये अलग अलग इवेंट होते हैं, इसलिए हमने इसको बांट रखा है स्टडी के कन्वेंस के लिए, स्टडी में सुविधा हो इसलिए बांट रखा है। वैसे कोई बाउंड्री नहीं कि यहाँ पे G1 ख़त्म है और यहाँ पे G2 शुरू है, यहाँ पे G1 ख़त्म, यहाँ से S शुरू, यहाँ से S ख़त्म, यहाँ पे G2 शुरू, कोई बाउंड्री नहीं बेटा। जब आप स्टडी करोगे माइक्रोस्कोप में देखोगे, कोई डिवाइडिंग सेल को ऑब्जर्व करोगे तो सेल लगातार ये साइकिल चलती रहती है, ग्रोथ करती रहती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती रहती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, नए ऑर्गेनेल बनते रहते हैं। लेकिन कोई बाउंड्री नहीं कि बस अब यहाँ पे G1 ख़त्म हो गया, अब यह शुरू होने वाला है, नहीं, वो लगातार होता है। हमने तो बांट रखा है ऐसे ही स्टडी के लिए कि यहाँ से इस कुछ घटनाओं के आधार पर कि कौन कौन सी घटना है, जैसे कि रेप्लिकेशन हो रहा है तो हमने उतने पार्ट को, जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है हमने कह दिया एस फेज है। जहाँ पे नए ऑर्गेनेल बन रहे हैं, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा है, नई प्रोटीन बन रही है, ठीक है, उसको हमने कह दिया G2 फेज है। फिर जहाँ पे डिवीज़न हो रहा है, एक्चुअल प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज चल रहा है, उसको हमने कह दिया ये डिवीज़न फेज है। वो भी कैरियोकाइनेसिस है, न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है। उसके बाद फिर हमने देखा न्यूक्लियस का डिवीज़न हो चुका है, अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। तो ये भी एम फेज में ही है, लेकिन हमने इसको यहाँ से, अब क्या होगा, जब न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाएगा तब सेल साइटोप्लाज्म डिवीज़न होने लगेगा। अब उसके बाद सेल G1 में आएगी, ये अगली सेल की। अब G0 के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी G0 क्या है, G1 क्या है। अब ये देखो कि अब ये G1 में आएगी, ठीक है, और G1 में आने के बाद फिर S फेज में चली जाएगी। ठीक, तो अब बेटा जब S फेज में जाएगी, S फेज में क्या, S का मतलब होता है सिंथेसिस। इसमें किस बात का सिंथेसिस होता है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए के 2 सेट बन जाते हैं, ठीक है, डीएनए के 2 सेट बन जाते हैं। तो फिर आगे चल के इनसे क्या बन जाता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए हिस्टोन और स्कैफोल्ड बनाने के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, प्रोटीन सिंथेसिस यहीं शुरू हो जाती है, ठीक है, G1 में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब बेटा क्या होगा कि जब रेप्लिकेशन होगा और साथ में इसमें कुछ ऑर्गेनेल का भी फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर, एस फेज में। जैसे सेंट्रियोल है बेटा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन यहीं पर हो जाता है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा यहाँ पर, और उसके बाद सेल इंटर करेगी किसमें, G2 फेज में, गैप 2 में। अब G2 फेज में जाएगी जब सेल, तो G2 फेज क्या है, ये S फेज के बाद जस्ट बाद शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसको बोलते हैं गैप 2। इसमें बेटा साइटोप्लाज्म ग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्म का ग्रोथ, तो साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, और प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी, और न्यू
ऑर्गेनेल बनेंगे, यानी ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होगा। देखो जब एक सेल से बेटा दो सेल बनेंगी तो इसमें जितने भी ऑर्गेनेल हैं, जितने भी प्रोटीन हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन सबका डिवीजन होगा कि नहीं होगा? सबको दोनों सेल में जाना चाहिए बराबर बराबर। तो जैसे क्रोमोसोम का बंटवारा होने के लिए पहले क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है, डिप्लीकेशन होगा, डुप्लीकेशन, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम बन गए। अब ये दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम जब बनेंगे बेटा तो ये दोनों सेल्स में डिवाइड होंगे, साथ में ऑर्गेनेल्स भी डबल होंगे और वो ऑर्गेनेल्स का बंटवारा होगा। तो ऑर्गेनेल्स तो यहाँ बनेंगे, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ होगा? यहाँ होगा। और डीएनए भी डबल हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद क्रोमोसोम बन जाएंगे, तो ये डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। अब ऑर्गेनेल कहाँ बनेंगे? यहाँ बनेंगे, ठीक है। अब इसीलिए जो क्रोमोसोम हम देखते हैं बेटा, वो क्रोमोसोम ऐसे जो ऐसे होते हैं, ये ऐसे बना लें, ये जो क्रोमोसोम आप देख रहे हो बेटा, ये क्रोमोसोम आपने देखा है, दो क्रोमैटिड बने होते हैं इसमें। ये दोनों क्रोमैटिड अपने आप में बेटा एक एक क्रोमोसोम है। सेंट्रोमियर यहाँ से डिवाइड होगा एनाफेज में, आप देखोगे इसकी एक्चुअल शेप क्रोमोसोम की आपको कहाँ दिखाई पड़ेगी? मेटाफेज में दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे जब हम आएंगे तब दिखाई पड़ेगी मेटाफेज। तो चूंकि ये क्रोमोसोम ऐसा क्यों है? क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है। यहाँ पे दो सेट ऑफ डीएनए, अब ये डबल सेट ऑफ, इसमें भी एक कंप्लीट डीएनए, इसमें भी एक कंप्लीट डीएनए है, ठीक है। डिवीजन होने के बाद एक एक क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे ना फेज पे जाता है और दोनों सेल्स में जितना एक्चुअल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है वो पहुंच जाता है, ठीक है। क्योंकि अपने आप में ये एक पूरा क्रोमोसोम है, ये भी पूरा क्रोमोसोम है, इसको बोलते हैं क्रोमैटिड, ठीक है। तो यहाँ पर होगा रेप्लिकेशन, यहाँ पर होगा। अब बेटा क्या होता है कि हर एक, जैसे कि हमने G1 देखा, S देखा, G2 देखा, ठीक है, और फिर M देखा, इसके बाद M फेज आएगी, M फेज। तो M फेज में ये मेन इसमें डिवीजन फेज होती, इसमें डिवीजन होगा। डिवीजन में जैसे हमने बात की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ तक होगा कैरियोकाइनेसिस और फिर यहाँ तक ये होगा साइटोकाइनेसिस। तो ये इतना होता है M फेज में, ठीक है, सेल डिवीजन होता है। क्लियर है? अब इसके बाद फिर से सेल अगले उसमें जाएगी। तो जितने भी फेजेज हैं, चाहे वो G1 हो, S फेज हो, G2 हो, M फेज हो, अगले स्टेप में तभी जाती है जब यहाँ की तैयारी पूरी हो जाती है। ये तैयारी यहाँ चल रही है। अब देखो रेप्लिकेशन की तैयारी यहाँ चलेगी, यहाँ रेप्लिकेशन होगा लेकिन उसकी तैयारी यहाँ चलेगी। जब सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तब ये सेल यहाँ जाएगी, ठीक है। रेप्लिकेशन जब हो जाएगा तो ये शुरू होगा इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। वहीं से आपने समझ लिया कि एस फेज शुरू हो गई, सेल एस फेज में इंटर कर गई। यहाँ तक अभी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी, वो प्रोटीन सिंथेसिस जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है। क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बेटा कुछ एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, डीएनए लाइगेज चाहिए, डीएनए हेलिकेज चाहिए, तो प्रोटीन एसएसबी प्रोटीन चाहिए, टोपोआइसोमरेज चाहिए, डीएनए गायरेज चाहिए, सब एंजाइम चाहिए। तो वो सब एंजाइम बेटा कहाँ बनेंगे? प्रोटीन के बने एंजाइम्स होते हैं, तो वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सब तैयारी जब हो जाएगी तब सेल इंटर करेगी रेप्लिकेशन में। तो रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का अमाउंट डबल होगा, क्रोमोसोम बन जाएंगे। और जब क्रोमोसोम बन जाएंगे और सेंट्रियोल भी यही बनता है बेटा, सेंट्रियोल बन जाएगा। तो जब ये चीज़ें हो जाएंगी तब ये सेल आगे इंटर करेगी किसमें? G2 फेज में। और ग्रोथ लगातार चल रही है, G2 में जाएगा। अब G2 में क्या होगा कि फिर से प्रोटीन सिंथेसिस जो बची है अभी जो इसमें यूज होगी, प्रोटीन सिंथेसिस प्लस नए सेल ऑर्गेनेल बनने होते हैं, वो ऑर्गेनेल बन जाएंगे। तो जब सेल सब कुछ हो जाएगा, तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, तब ये नेक्स्ट फेज में इसको जाना होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कुछ रेगुलेटर्स होते हैं, CDK होते हैं, साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज होते हैं। ये काइनेज यहाँ पर इसको चेक करते हैं, कुछ चेक पॉइंट्स लगे होते हैं यहाँ पर, चेक पॉइंट्स।
वो चेक पॉइंट्स ये देखते हैं कि तैयारी पूरी हुई कि नहीं, सेल G1 फेज में आ गई। अब G1 से G2 फेज में जब आएगी सेल, तो यहाँ पे फिर एक चेक पॉइंट है, ठीक है। ये इसको रेगुलेट करते हैं कि सेल अब ये देखते हैं कि क्या जो भी तैयारी रेप्लिकेशन के लिए होनी थी वो हो गई है कि नहीं हो गई। अगर हो गई है तो सेल G2 में जाएगी, अगर नहीं हो गई है तो अभी नहीं जाएगी। यहाँ पर भी चेक पॉइंट्स होते हैं बेटा, ये दो चेक पॉइंट्स आपको ये मिलेंगे। एक तो यहाँ पर G1 से G2 में G1 से S फेज में जाने के लिए, और फिर S से G2 में जाने के लिए कि यहाँ रेप्लिकेशन हो गया है कि नहीं हो गया है। जब यहाँ की रेप्लिकेशन हो जाएगा, सारी तैयारी हो जाएगी, उसके बाद ये G2 फेज में जाएगी। तो यहाँ पर भी एक सेकंड चेक पॉइंट होगा जिसको पार करके सेल को यहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब जब यहाँ पर सारी तैयारी हो, तब अब जब G2 फेज में चली जाएगी, G2 के बाद फिर ये M फेज में आ जाएगी और डिवीजन हो जाएगा। अब डिवीजन के बाद क्या होगा, हमने G0 का नाम, इसको G0 या G0 कहते हैं। G0 वो स्टेज है बेटा जिस समय सेल डिवाइड नहीं कर रही होती। कुछ सेल्स होती हैं जब डिवाइड करती हैं और डिवीजन के बाद वो नेक्स्ट डिवीजन करेंगी, या तो वो नेक्स्ट डिवीजन नहीं करेंगी। जब सेल नेक्स्ट डिवीजन करेगी तो वो G0 में जाएगी, और अगर नेक्स्ट डिवीजन नहीं करना है तो G0 में जाती है। यानी इसके बाद अब सेल को डिवीजन नहीं करना, इसलिए कोई तैयारी नहीं करनी। याद रखो बेटा, एक बार अगर सेल G1 से निकल करके S फेज में आ गई तो वो सेल डिवाइड होकर ही रहेगी, ठीक है। यहाँ तक उसको रोका जा सकता है। अब देखो G0 और G0 कुछ अलग नहीं, यही G1 ही है। G1 में अगर वो तैयारी करके रेप्लिकेशन में चली जाती है, S फेज में चली जाती है, तो वो अब ये फेज कहलाएगी G1। अगर वो रेप्लिकेशन करने के लिए आगे की तैयारी नहीं करती तो ये अब इसी फेज को G0 की अलग फेज नहीं, G1 ही है। अगर ये रेप्लिकेशन नहीं करेगी तो इसी को कहेंगे G0। यहाँ पे आके रुक गई G0, यहाँ पे आके रुक गई G0, यहाँ पे आके रुक गई G0, ठीक है। अब ये G0 में ही बनी रहेगी, आगे S फेज में नहीं जाएगी ये सेल, क्लियर है। तो इसको बोलेंगे G0 फेज। अब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती, ठीक है। कुछ लोग समझते हैं कि ये जो इंटरफेज होती है ये एक रेस्टिंग फेज होती है, लेकिन ये असल में रेस्टिंग फेज नहीं है। इस समय सेल मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होती। डिवीजन करने पर तो सेल जो डिवाइडिंग सेल है बेटा वो एक्टिव तो है ही है, लेकिन जो डिवीजन के बाद ये जो इंटरफेज है, इस समय भी सेल क्या है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव। क्यों? क्योंकि इसको अपने ग्रोथ करनी है, इसको प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, इसको डीएनए रेप्लिकेशन करना है, डीएनए की सिंथेसिस करना है, और डीएनए सिंथेसिस करने के बाद इसको क्या करना है, अपना नए ऑर्गेनेल बनाने के बाद अब तो ये पूरी तैयारी है। तैयारी करते समय सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है सेल। इसलिए ये भी एक, आज आप मेरिस्टेमेटिक सेल्स देखोगे, बहुत ही एक्टिव सेल्स होती है, लगातार डिवीजन करती रहती हैं, और डिवीजन करने के बाद जो परमानेंट सेल डिफ्रेंशिएट होकर के, अब मान लो ये दो सेल बनी है, अब इसमें से ये मेरिस्टेमेटिक सेल है। अब एक सेल क्या है कि ये इसका डिफ्रेंशिएशन होकर ये परमानेंट सेल बन जाएगी, और एक कहेगी कि मैं भी डिवीजन ही करूँगी, तो ये सेल में फिर से तैयारी शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये सेल जब जाएगी तो ये किस में जाएगी, G1 में जाएगी, और ये सेल डिवाइड नहीं करेगी, ये किस में जाएगी, G0 में जाएगी, ठीक है। तो ये सेल भी अब बहुत ही एक्टिव होगी जिस समय वो डिवीजन कर रही होगी और डिवीजन की तैयारी कर रही होगी, क्लियर है बेटा। तो ये है पूरी सेल साइकिल। तो एक डिवीजन के बाद दूसरे डिवीजन तक के सभी इवेंट को सेल साइकिल कहा जाता है, ठीक है बेटा।